हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, कांस्टेबल के लिए जो सीरीज चला रहे हैं वो सेट नंबर 11 है। ठीक है, इसका क्या मोटिव है, क्यों हम चला रहे हैं? बेटा, आप जब किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं ना तो आपको चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आपने को लगता है कि आपको चीज़ें आती हैं, फिर भी आप सवाल करने टाइम लग जाता होगा क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम मिलता नहीं है। आप ये समझिए कि आप सवाल देख के, मतलब एग्ज़ाम में आज के डेट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर दे देना है। मतलब कहने का है कि आधी चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए और फिर आधा आप पेन चले हाथ, उतने में आंसर आ जाए आपका। ठीक है ना, ये आपके पास अप्रोच होना चाहिए, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लगातार जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तैयारी करते, मतलब मेहनत करते रहें उसके बारे में, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब कहने की अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और यहाँ से आप अपने नंबर पक्के करने चाहते हैं मैथ में, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 37 को दो भागों में विभाजित कीजिए कि यदि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 है। इसका मतलब है कि 37 के दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए। इसका मतलब यही 37 जो है ना, फाइनली जो आया है, यही 37 की दो भागों में बांटा गया है। तो 15 और 22 क्या है? 37 है। 25 12 37, 20 17 37, 30 7 37। ठीक ना, एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 15 25 कितना हो जाएगा? 75 और 22 धामा 220। ठीक, तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कितना सिर्फ लाना है? 227 ही लाना है। यहाँ पे कहूँगा तो 25 पंचे 125, 12 हम 120, ज़्यादा हो जाएगा ये भी, है ना। 45 के ऊपर तो ऐसे ही निकल गया। 20 पंचे 100 100 और 17 हम 170, 270 के, मतलब कि आप चाहिए क्या? 227 ही चाहिए। हम कहते हैं 30, इसको आप 5 गुना करो, ये कह रहा है, और इसको क्या करो? 11। तो यहाँ पे देखिए, वैसे भी लास्ट में यूनिट डिजिट 7 ही लाना है। तो 3 पचे 15, 150 और 77, तो कितना हो जाएगा बेटा? 200, 7 5 12, 200 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? मैंने ऑप्शन से बना लिया। अगर अब आपने इस सवाल के साथ यही तो प्रश्न सीखा आपने, नहीं तो क्या करते? आप कहते हैं कि एक संख्या 37 में उसको दो भागों में बांटा गया, तो एक अगर x है तो दूसरी जो है वो 37 माइनस एक्स है। आप क्या कहते हैं कि एक का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना जो है वो दोनों का सम 227 है। तो पेपर जो क्वेश्चन बनाया है ना, उसने यही सोच के दिया। अब आप बताइए, ये सब करने के लिए आपके पास पेपर में टाइम रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5x प्लस 37 गुणे 11 करोगे। ठीक है ना, देखो कितना लेंदी हो जा रहा है। माइनस का 11x करोगे बराबर 227 के। आप यहीं पे x की वैल्यू निकालोगे तो आप कह दोगे, अच्छा यहाँ से एक ये भी पता चल रहा है कि एक नंबर 5 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा हर हालत में। ठीक है ना, 5। तो आपने क्या किया है, ये भी चीज़ कह सकते हैं कि न एक x है, एक 37 माइनस एक्स है। x की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो कहोगे एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये। ठीक, लेंदी है कि नहीं है? तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। ध्यान दीजिए कि जो 3 इंटू 3 है ना, ये है क्या? ये 9 है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले आपको पता है कि छोटा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे मैं जब आऊँगा तो 4 इंटू 3 अपान क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है ना, और 3 3 जा 9, तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ से फिर लिख लेता हूँ कि 4 इंटू ये 3 डिवाइड बाई 4। इस ब्रैकेट को जब मैंने सॉल्व किया इतने को, तो मुझे क्या मिला? इंटू 4/3 मिल गया। लेकिन आप जानते हैं कि पहले इसके साथ सॉल्व नहीं होगा। अब ये इसको ऐसे लिखा रहेगा, 4 इंटू ये क्या लिखा रहेगा? 3/4 इंटू 4/3 लिखा रहेगा। आप कहेंगे सर 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और 4 1 जा 4। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा बेटा ए आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? तो जब भी हम बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बॉडमास में ये बताता है कि BODMAS, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्रम होता है करने का। ठीक है ना, ये क्या होता है? क्रम होता है।
तो मैं इसको ऐसे करना बजाय के ऐसे लिख देता हूँ। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आपको उतरना है तो इस क्रम में उतरना है ऐसे, ठीक, एक एक करके ऐसे ऐसे यही स्टेप होता है। क्लियर है बात। तो और ब्रैकेट हमें बॉड मास में 3 तरह के मिलेंगे। एक तो ये वाला मिडिल ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, और फिर ये सबसे बड़ा वाला होता है। तो जहाँ भी रहेगा पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। करा है कि 2 इंटू 2 की पावर होल 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 की पावर 2 और 2 की पावर 5 की पावर 2 का मान क्या है। तो आपको पता है बेटा कि सबके बेस अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे क्या लिखा, a की पावर m इंटू बी की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर m n o। तो मैं क्या लिखूंगा, a की पावर m प्लस n प्लस o। अगर आधार समान है तो घातें क्या होती बेटा, जुड़ जाती हैं। ये घातांक एवं करणी के में एक फार्मूला है, ये कह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी होगा। अब ये आप बात समझिए कि a की पावर m लिखा, a की पावर m की पावर n, और देख लो मेरी बात को, a की पावर m का होल n जब लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर mn हो गया। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, क्या, ये बराबर कभी नहीं होते, ठीक है ना। इसका मतलब है कि m की पावर n अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब है कि m को कितनी बार, n बार मल्टीप्लाई करो, ये बता रहा है, ठीक है ना। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब m को n बार मल्टीप्लाई करो, तो देखो मेरी बात 2 लिखा है, ठीक, इंटू 2 की, आप इसकी पावर 2 की पावर 2 है ना, और जब 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 4, यहाँ पे 1, और 3 से का 9, मतलब कि 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप देखिए सबके बेस क्या है, समान है, जुड़ जाएगा। 16 9 25 25 50 4 54 1 55, तो 2 की घात कितना हो गया बेटा 55 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगर लिखा है कि 2 की पावर 5, इसका मतलब है कि उसको उतनी बार गुणा करो, कितनी बार, 5 बार, जो उसकी घात है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 2 की घात 5 की घात 2, इसका मतलब इस 5 को 2 बार गुणा करो, तो 2 की घात 5 गुणे 5, यही कह रहा है, तो 2 की घात 25 हो गया। बात समझ में आई, यही किया गया सवाल में और कुछ भी किया नहीं गया है। आगे चलते हैं। 7 की पावर 6, 7 की पावर 4, 7 की पावर 2, 7 का एलसीएम क्या होगा। जब भी ऐसे सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि कोई नंबर संख्या यदि उनके फैक्टर्स लिखे गए हैं, और जो जिसकी मतलब कि जो कॉमन वही लिया जाता, मतलब कि जो नंबर कॉमन हो और जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है, पावर 6, 7 तो कॉमन है लेकिन पावर किसकी हाईएस्ट 6 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 पावर 6 एलसीएम जब हम निकालेंगे तो, ठीक है ना। इसका मतलब ये सब नंबर लिखे गए हैं, 7 है 49 है समथिंग, इसे फैक्टर किया गया, और फैक्टर किया गया तो ऐसे लिख दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि कॉमन 7 हर जगह है, लेकिन पावर जिसकी हाईएस्ट होगी वही लिया जाता है। आगे चलते हैं। करा कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात की जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। तो आपको पता है, कह रहा वो लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही कोई संख्या है छोटी है, इन्हीं में से कोई छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, छोटा ऑप्शन चेक करेंगे। कह रहा है कि 24 और 36 से विभाजित करने पर 14 और 26 शेषफल आता है। मैं कहता हूँ कि अगर 62 से मैं 14 घटा दूं और इस 62 से मैं 26 घटा दूं, इस 62 से मैं 26 घटा दूं, तो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 12 में से 6 गया 6, और 5 में से 2 गया 3। तो मैं कहूँगा कि वो नंबर अब 24 और 36 से पूर्णतः डिवाइड होगा। क्या हो रहा है आप बताइए, यस हो रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों इसको चेक किया, आपने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया। बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने कहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए। हम कहते हैं कि हम 24-36 से भाग करने पर इसमें से भी वही बच जाए, तब भी हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि हमें छोटी संख्याएं फाइंड करना है, छोटी संख्याएं हमें ज्ञात करना है। इसलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है यदि 5:4
प्रपोर्शन 3:x हो तो आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, मीन प्रपोर्शन है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो 5x बराबर 4 3 किसके 12 के। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 12 बटे क्या करेंगे बेटा 5 करेंगे। तो 5 गुना 10 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 2.4 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ही 12 बटे 5 लिखेंगे, डायरेक्ट ही 12 बटे 5 लिखेंगे x की वैल्यू, यही पूछा है। तो 12 बटे कितना आ जाएगा 5 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके वो बताएं। मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगा। बहुत आसान सवाल आपके पेपर में आते हैं, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। एक परीक्षा में 110 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें से 50 लड़के और 40 लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो आप ये देखिए लड़कों के, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1100 लड़के और 900 लड़कियां थीं एक एग्ज़ाम में भाग लिए, जिसमें से 50% लड़के कह दो, 40% लड़कियां हैं। अब आप अलग अलग निकालोगे, मतलब कि 550 इधर कह दो और इसको 4 9 36 कह दो, 360 है ना। और इतने पास हो गए तो फिर अनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो आप वहाँ से रेशियो परसेंट निकालोगे तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप क्या करो कि इनका डेविएशन मेथड लगा दो। क्यों? क्योंकि जब भी किसी दो चीज़ को मिलाते हैं ना, तो जब कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वहाँ पे हम एलिगेशन या डेविएशन लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे आसान है मेरे लिए, 11:9 दिया है, ये बॉयज़ हैं, क्या है बॉयज़ हैं, और ये क्या है गर्ल्स हैं। 50% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियाँ पास हो गई। ठीक है, ओवरऑल कितने पास हुए, तो यहाँ पे 40 तो रहेगा ही। इस 50 को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको 40 + 10 लिख सकता हूँ, है ना। 10% प्लस का 40% आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब 10% है, ये 11 की वजह से 11 में होगा। तो 11 दहमा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। लेकिन ये 110 11 9 20 में बटेगा, किसमें 20 में। तो मैं कहूँगा कि 5.5, तो 45.5% बच्चे क्या हो गए ओवरऑल पास हो गए। ये तो पास हैं, कितने 45.5% बच्चे जो हो गए वो पास हो गए। तो फेल कितने हुए, आप यहीं 100 में से घटा दो, 100% में से घटा दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 54.5, 54.5 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, पहली बात तो आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। ये तो इतने पास हुए, पूछा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो आप इतने तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए 100 में से इतने पास हो गए, बाकी क्या होंगे फेल हो गए। तो 100 माइनस समथिंग कर दिया, हो गया आंसर। ठीक है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। क्या 100 मतों से हारता है। तो देखो एक को 40% मत मिले, कितना 40%। तो भाई सीधी सी बात है कि कोई भी चाहे 10 वोट पड़ा हो चाहे 20 वोट पड़ा हो, लेकिन वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% में से 40% किसको मिला, लूजर को। किसको मिला, लूजर, लूजर अर्थात हारने वाले को। इसका मतलब है कि जीतने वाले को कितना मिला 60, विनर को कितना मिला, तो आप कहेंगे कि सर 60% मिला। अंतर कितने का आया, तो आप कहेंगे सर 20%। और इसी 20% से वो क्या हुआ, जीत गया। वह 100 मतों से हारता है, मतलब जीतने वाला 100 से जीत गया, हारने वाला 100 से हार गए। ठीक है ना। तो ये क्या कहा है 100, 20 की वैल्यू 100 है। तो कह रहा है मतों की कुल संख्या कितनी है 100% है। तो मैं 5 से इधर जब गुणा करूंगा तो 5 से इधर भी करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। और इधर कितना हो जाएगा बेटा 500। इसका मतलब है कि मतों की कुल संख्या जो है ना वो 500 है। बताओ भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। 25%, 20% था 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक का मात्र बट्टा है ना। 25%, 20% था 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा है। तो देखो 25% को हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि 1/4 डिस्काउंट में 4 की चीज़ कितने में दी जा रही है 3 में, 1/5 तो 5 की चीज़ कितने में दी जा रही है 4 में, 1/10 10 की चीज़ कितने में दी जा रही है 9 में। ठीक है ना, 9 में। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 10 बचे 50। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। क्यों होगा बता रहा हूँ। ये 54 और ये 100,
100 रुपए की चीज़ 54 में क्या की रही, बेची जा रही है। अरे मतलब 4 की थी 3 में दी जा रही, मतलब 54 में बेची जा रही। डिस्काउंट कितना दे दिया, 46% का डिस्काउंट दे दिया। आप डिस्काउंट निकालोगे, 100 की चीज़ कितने में बेची गई, 54 में, है ना। मैंने क्या कहा, 4 रुपए की चीज़ है, वो एक डिस्काउंट मतलब 3 रुपए में बेची जा रही है। तो ऊपर जो सेलिंग प्राइस है और नीचे क्या है, उसकी कीमत है। तो MRP से निकाल लिया, मतलब इतने की चीज़ थी, इतनी बेची जा रही है। ठीक, कितना डिस्काउंट हो गया, एकल डिस्काउंट, तो आप कहेंगे सर 46% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। ठीक है, मतलब 4 वर्ष में 400 की राशि 480 हो गई, तो 80 रुपये ब्याज मिला 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 20 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, चलो खैर। यदि ब्याज की दर भी 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितना हो जाएगी। अरे ठीक है भाई, इसका मतलब है कि 400 रुपये 4 वर्ष में, 4 वर्ष में अगर 480 हो गया, तो कह रहा है कि अगर 2% बढ़ा दी जाए तो 4 पर उतना तो रहेगा ही रहेगा ना। तो जब 2% बढ़ा दिया जाएगा तो किससे बढ़ाओगे, इसी पे 4 वर्ष के लिए। तो कह रहा है तो यह राशि कितना हो जाएगी, तो आपको पता है कि 4 दूना 8, 400 का जब 8% निकालोगे ना बेटा, 8%, तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 32। मतलब कहने का कि 512 हो जाएगा। बस सवाल का आंसर हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में। अरे भैया आप क्या करते हैं, हो सकता है आप ये करते हैं कि 400 रुपये की चीज़ थी, 480 हो गई, तो 80 रुपये क्या हुआ, एक 80 रुपये 4 साल मिला, तो 20 चौक 80, 20 रुपये पर ईयर मिल गया। तो आप यहाँ से रेट निकालते कि 400 रुपये पर अगर 20 ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, तो परसेंट आप निकालते हैं, तो 2 जीरो कटकर 4 बन जाए 20। आप कहते हैं सर 5% है। फिर आप क्या करते हैं, 2% बढ़ गई, अब 7%। इसका मतलब 400 का आप 7% निकालते, कितना, 7%। ठीक है, ये ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, 7%, तो हो जाए कितना यहाँ पे, ठीक, 7 चौक 28, 28 बढ़ेगा, मतलब 80 मिला तो कितना ब्याज हो गया, ब्याज का जो परसेंट हुआ 400 रुपये पर 1 वर्ष में 20 रुपये ब्याज मिला, तो 5% की दर से। अच्छा, तो ये जो आएगा ना, ये 1 वर्ष का आएगा। कितना आएगा, 1 वर्ष का आएगा। 4 वर्ष में आपको निकालना है, तो 4 चौक 16 सत्ते 112, 112 हो गया। ठीक है ना, तो 400 में 112 जोड़ोगे 512 आएगा। पर ये सब करने की ज़रूरत है क्या, आप तो ओरली कर पा रहे थे कि 400 रुपये था, 480 हो जा रहा था, 2% बढ़ाया गया, तो चेंज प्रिंसिपल में ही आता ना, क्योंकि SI है, CI थोड़ी ना है, मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल पे ही चेंज आएगा। तो 2% जो एक्स्ट्रा है ना, वो 1 वर्ष में मिलेगा, तो 4 वर्ष में 8% मिलेगा। इसका मतलब है कि जितना मिला था वही 2% के हिसाब से 4 वर्ष का ज़्यादा मिल जाएगा, तो 8 चौक 32 मिलेगा, 480 32, 512 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आइए, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था, साधारण ब्याज का अंतर 786 है, यह धन कितना है। बहुत बड़े सवाल है। अब 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये मुझे बताना है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेट दिया है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 8% है, और टाइम क्या है, 2 ईयर है। ठीक है ना। हालांकि सवाल हम ओरली कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष का, वो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 वर्ष का, वो 16.6464% होगा। इनका अंतर लेंगे, क्या लेंगे, अंतर लेंगे, तो 0.64% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.64% की जो वैल्यू है ना, वो 768 है। तो हमसे 100% की वैल्यू हमसे पूछा है सवाल में, क्योंकि वह धन कितना है, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। पर ये बात मैंने जो लिखी, क्या ये बात आपको अगर सिलेक्शन तभी मिलेगा जब ये बात आप मन में कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर नहीं आता है तो अभी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 8 दूनी 16, फिर 8 है 64, 16.64, मतलब कि आपको पता चल गया ना कि 0.64% का चेंज आ रहा है। यहाँ पे हटाएंगे और इसको क्या करेंगे, ठीक है ना, 16 चौको 64, ठीक है, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 6 4 10, और कितना हो जाएगा, 16 64, 6 6 12, 16 8 128, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। तो कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर
कि और क्या माध्यम हो सकता है, कोई तरीका और बताओ जिससे हम और आसानी से कर पाएँ। तो मुझे तो इतना पता है कि 786/164 लिखा था, ठीक है ना। तो 8 7 15 5 21, तो आंसर वही होता जो 3 का मल्टीपल होता, ऊपर है तो 7 1 8, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही 3 का मल्टीपल था, तो यहाँ से मल्टीपल से भी हम सवाल को बना सकते थे। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति का किसी कार्य के प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपये और अगले 7 माह का 5400 रुपये, पूरे वर्ष में 2300 की बचत करता है, उसके औसत मासिक आय क्या है? हम जानते हैं कि जो किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है, मतलब कि आय कह दो, किसी व्यक्ति की जो आय है ना, वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना खर्च कर रहा है और कितना बचत कर रहा है। मतलब उससे खर्च और बचत बता सकता है कि जैसे आपने कहा 2,000 बचाते हैं, 5,000 खर्च करते हैं, इसका मतलब आपकी इनकम 7,000 रुपये है। तो मेरी बात ध्यान सुनो कि खर्च कितना है उसका, तो 5,000 कितने महीने, पहले प्रथम 5 माह का औसत व्यय कितना है, 5,000 है, तो 5 माह का 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000। और अगले 7 माह का 5400 रुपये है, औसत 5400 रुपये, तो 54 गुणे 7, तो 7 गुणे क्या करेंगे हम, 5400 कर देंगे। लास्ट में बचत करता है वो, पूरे वर्ष में 2300 रुपये की क्या करता है, बचत कर लेता है। तो यही क्या है, उसकी आय है। तो उसके औसत मासिक आय क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको कितना है, ये 25,000 है, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 37,800 प्लस कितना हो जाएगा, 2300, डिवाइड बाई 12 करेंगे, है ना, डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे बेटा तो 0 0 0 ये आ जाएगा, ठीक है। या कटने वाला हो, चलो जोड़ लेता हूँ फिर काटता हूँ, क्योंकि ये नंबर ना यहाँ से 2 से सारे कट रहे हैं, 2 स्टेप हो जाएगा, फ़ायदा है कि अच्छा जोड़ लें, ठीक है ना। फिर ये 0 ये 0 ये 0, 2 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 3 है और 3 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 7 10, 5 15 के 5 हासिल 1, है ना। और 3 2 5 1 6, 65 100, इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 दुनाई 24, 12 पंचे 60, 54 25 है क्या, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे और क्या कर सकते हो, 6 5 11 1 12, तो आंसर जो होता 3 का मल्टीपल बनेगा, 5 4 9 5 2 7 नहीं, 6 5 11, अच्छा 12 से कट करेंगे तो ठीक है। फिलहाल मैंने कट कर लिया, 54 25 हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। एक गैरिसन 1,000 रुपये नहीं सैनिक हो गए, सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। एक गैरिसन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका, सवाल में लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू, बाकी कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रुपए नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, रुपए नहीं होंगे, पहली बात तो, ठीक है ना। एक गैरिसन 1,000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था, 10 दिन बाद 1,000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हो गए। गैरिसन कह दो या जहाँ पे पुलिस के वो रहते हैं, सैनिक या आर्मी वाले रहते हैं, मान लो उनके लिए जो भी नाम देते हों, तो बचे हुए भोजन में सैनिक कितने दिनों का दिन कार्य चला सकेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि 1,000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था, मतलब कहने का कि हम फोकस कहाँ करेंगे, शेष पे फोकस करेंगे। किस पे बेटा, शेष पे। और शेष पे जब फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर मतलब कि शेष पे, किस पे, शेष पे। मतलब कहने का है कि अगर 1,000 सैनिक 30 दिन खाना खाते तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन कह रहा है कि 10 दिन बाद 1,000 सैनिक अतिरिक्त गैराज में शामिल हुए। इसका मतलब है कि 1,000 सैनिकों ने 10 दिन खा लिया, तो शेष कितना बचा, अगर अभी 20 दिन और खाए होते तो काम चल रहा होता, कोई दिक्कत। 1,000 सैनिक 20 दिन और खाए होते तो काम चल रहा होता, ठीक है। अब कह रहा है कि सैनिक गैरिसन में शामिल हुए, बचे हुए भोजन में से सैनिक कितने दिन कार्य चला सकेंगे। तो अब देखो 1,000 पहले थे, 1,000 और आगे, तो 2,000 सैनिक हो गए। अब कितने दिन काम चला लेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 10 दिन। इसका मतलब वह खाना 10 दिन और चलेगा। हालांकि ये सवाल बेटा ओरल था, जब आपको पता है कि 30 दिन का खाना 1,000 सैनिकों के लिए था,
10 दिन खा के चले गए, इसका मतलब है कि अभी 1000 सैनिक 20 दिन खाएंगे, लेकिन अगर 1000 और आ जाए तो वही खाना आधे दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, तो ओवरऑल भी करके चले जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, 2 पाइप एक टंकी को कम से कम 15 था 12 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? कहने का ये है कि 2 पाइप एक टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, ये भरने वाले हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। ठीक, ज़्यादा टाइम में खाली कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता कम है। यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। बहुत आसान सवाल है। मतलब कहने का कि अगर मैंने कहा कि ए बी सी 3 टैब हैं तो 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला है ये, तो 15, 12 और 20, 15, 12 और 20 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 20 दूना 40, 20 तेईस 60, 15 60, 15 चौको 60, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, टंकी की जो क्षमता है ना वो यही है, तो यही है टंकी की जो क्षमता है बेटा, वो क्या है? तो आप कहेंगे सर यही है। ठीक है, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 20 तेईस 60। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि यदि अब ये देखो यहाँ पे अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो 5 4 9 भरेगा और 3 खाली होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि a प्लस बी और माइनस सी कर दो। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे कि 4 + 5 माइनस का 3, तो 9 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो टंकी खाली है तो तीनों पाइप को खोल दिया था तो टंकी भर जाएगी। तो आपको पता है कि टंकी भरने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे, तीनों खुले हुए हैं अब, तो मतलब कहने का कि भरा जाएगा 9 लेकिन 3 खाली हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 6। 1 घंटे में 6 ही भरे जाएगा, तो 10 घंटे में पूरी टंकी फिल हो जाएगी, टंकी भर जाएगी 10 घंटे में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर है ना? आप कहेंगे यस सर। चलो, किसी वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा गया सवाल में कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक, इसकी भुजा ए है, तो आपको पता है कि वर्ग की भुजा ए है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल अगर वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। उसके विकर्ण पर बने वर्ग, मतलब उसकी जो विकर्ण की साइज है ना, अगर एक ऐसा वर्ग बनाया जाए कि जिसकी जो साइड हो वो क्या हो? a√2 हो, तो आप इसका जब एरिया निकालोगे तो कहेंगे भुजा स्क्वायर, तो 2a² हो जाएगा। क्या होगा? 2a²। रेशियो लेंगे ये कट जाएगा तो 1 रेशियो क्या बनेगा? ये 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक ए एवं बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8-9 के अनुपात में निवेश किया। व्यवसाय के आरंभ में 4 महीने बाद सी उनका साझेदार बन गया एवं बी के निवेश की 2/3 भाग धनराशि का निवेश किया। वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 10,920 रुपये का है, तो सी का लाभांश क्या होगा? आपसे सी का लाभ पूछा गया। पहले तो ये आप जानते हैं कि जब भी हम कोई पूंजी लगाते हैं तो कितने वक्त के लिए लगाया, मैंने कितने टाइम के लिए लगाया, उसी पे हमारा लाभ निर्भर करता है। लाभ हमारा इसी बात पे निर्भर करता है। तो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, कह रहा है कि 8 और 9 के अनुपात में इन्होंने धन लगाया। ठीक है ना, और 4 महीने व्यवसाय आरंभ से 4 महीने मतलब व्यवसाय शुरू हुआ और लास्ट में वर्ष के अंत में, यहाँ पे क्या वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में 4 महीने बीत चुका था, बचा कितना? 8 महीने। 8 महीने के लिए आया, ठीक है ना। 4 महीने के बाद सी उनका साझेदार बन गया और बी के निवेश की 2/3 भाग, 2/3 का मतलब हो जाएगा कितना? 6। 9 का 2/3, 3 × 9, 3 × 6, तो इतना। और ये सब कितने? ये वाले जो है ना वो 12 महीने के लिए इन्होंने धन निवेश किया था। ठीक है ना, 12 महीने के लिए धन निवेश किया था। आप बात समझ पाए कि नहीं? आ रही है? तो आप देखिए कट करने वाला क्या है? 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है ना, यहाँ नहीं है। चलो 4 से कट करता हूँ। 4 दूना 8, 4 तें 12 और 4 दूना
8, 2 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो 12 दुनाई क्या हो जाएगा 24, 9 तरीक 27 और 2 छंग 12। आपको पता है कि पूंजी इंटू टाइम क्या बनता है, पूंजी इंटू समय लाभ बनता है। ये जो आया ये क्या आया, लाभ का अनुपात आया। कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,920 है। सी का लाभांश क्या होगा, सी का लाभांश 12 का मल्टीपल था, 3 गुणे 4 बनेगा। देख लो तो 20, 20, 40, 50, 7, 57, 3, 7, 61, 61, 2, 63, सही है। 7, 7, 11, 2, 13 के 3 हासिल, हाँ 2, 4, 1, 5, 1, 6, 63, 63 की वैल्यू कितना दिया है 10,920 दे रखा है, 10,920 दिया है, ठीक है ना। तो 12 की वैल्यू कितना होगी आप बताइए। जब 12 की वैल्यू की बात करेंगे तो 7, 9, 63, 9 से कट रहा है, लेकिन 7 से 7 एकम 7, 3, 10, 39, 7 बजे 35, 7 छंग 42, 7 से कट रहा है बेटा। 7, 9, 63, 7 एकम 7, 3, 10, 39, 7 बजे 35, 4, 39, 7 छंग 42, 60 हो गया। 3 त्रिक का 9, ठीक, और 3 चौक 12। यहाँ पे कहेंगे 3 पचे 15 और 3 दुनाई 6, 520 गुणे 4 करेंगे, 520 गुणे 4 करेंगे 1040, कितना हो जाएगा 1040, 2080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2080। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसका मतलब सी को 2080 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है। यही हमसे पूछा है कि सी का लाभांश क्या होगा। अच्छा ये बात तो मुझे पता थी कि 3 चौक 12 नंबर जो होगा वो नंबर देखो 63 से 12 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 गुणे 4 का मल्टीपल बनेगा, तो मैं कहूँगा आंसर वही होगा 3 और 4 दोनों होगा। 4 से तो ये कट रहा था, सारे नंबर कट रहे थे। 3 से देखना था, 8, 2, 10 ये नहीं था, 2, 2, 4 ये नहीं था, 2, 1, 3 ये नहीं था, और 2, 10 ये भी नहीं था, लेकिन 63 था ना एक्चुअल में, तो 3 यहाँ कट गया। इसलिए हमने कहा कि 520 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2080 आ जाएगा। तो सी का लाभ कितना मिलेगा 2080 रुपये मिलेगा। अगले सवाल था बात, एक कार 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी पार करने में कार को कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है, ओरल है। चाल क्या होती है बताओ भाई, कि एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एकांक समय का मतलब क्या है, आप चाल किन चीज़ों में मेजर करते हैं। चाल को 2 चीज़ों में मेजर किया गया, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब है कि 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर जाते हो तो आपकी चाल हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हो तो आपकी चाल हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि अब चूंकि यहाँ पे 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा। आप कहेंगे सर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, तो 45 मिनट में कितना जाएगा ज़रा बताओ। 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाएगा, बताओ भाई जाएगा। क्लियर है ना। तो यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी पार करने में कार को समय लगेगा। इसका मतलब कार की चाल मुझे पता चल गया कि जो कार की चाल है ना, जो कार की चाल है वो कितनी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, कार की चाल पता चल गई मुझे। कहाँ से, कार की जो चाल है बेटा वह 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, 10 किलोमीटर कम कर दिया जाए, इसका मतलब है कि 10 कम कर दिया तो कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है उतनी ही दूरी 45 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से 50 से, तो जो समय आएगा आवर में आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा किसमें आ जाएगा मिनट। 10 पचे 50, 10 छंग 60, 5 9 45, 9 छक 54, तो 54 मिनट लगेगा। आपको समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब है कि कितना आ जाएगा 54 मिनट, मिनट लिखा हुआ है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में x किलोमीटर पर आवर घंटा पर आवर तथा जल प्रवाह की चाल y किलोमीटर पर आवर मतलब आवर है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होगी। मतलब कोई जो मतलब कि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी है, तो उसमें जो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को x किलोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। और धारा की चाल को y किलोमीटर पर आवर कहा जाता है। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम है ना, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत
नाव की जो चाल होगी वो क्या आ जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x माइनस का y, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ये समझिए, ये बात नहीं समझ में आई तो समझो कैसे। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन जिधर हवा चल रही है उसके हवा के विपरीत हवा इधर को बह रही है और आप इधर से साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, तो आप बताइए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आपको उड़ा ले जाएगी। आप साइकिल चला रहे हैं, हवा भी चल रही है, अगर हवा से तेज आपकी चाल है तो आप हवा को पीछे करके आएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जो विपरीत होता है, तो इसीलिए x माइनस वाई कहा जाता है, क्योंकि बोट आ रही है ना शांत जल में, एक नाव की शांत जल में चाल, मतलब कि धारा के विपरीत नाव आ रही है, इसका मतलब नाव की चाल ज़्यादा तेज है, इसलिए x माइनस वाई लिखा जाता है। आगे चलो, कह रहा कि 129 प्लस 116 प्लस 68 प्लस 169। आप जानते हैं कि 169 को 13 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 13, 68 और 13 कितना हो जाएगा 81, इतने को मैं क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा, 16 9 25, तो 15 15 है 225, तो क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, और 115 और 29 144, तो क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि 1 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/6 माइनस 3 सही 1/9 बराबर 1 डिवाइड बाई समथिंग क्या होगा, तो आप यहाँ कहेंगे कि 3 एकम 3 1 4 बटे क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, प्लस 2 छंग 12 एक 13 बटे क्या होगा 6 होगा, माइनस 9 27 एक 28 बटे क्या होगा 9 होगा, इज इक्वल टू 1 अपान क्या होगा x होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा 18, तो 6 3 18 6 चौको क्या हो जाएगा 24, प्लस 13 3 क्या हो जाएगा 39, माइनस 28 दूना 56, और यहाँ पे बटे 9 इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा x, यही x का मान मुझे निकालना है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 1 17, अरे 39 1 40 है ना, और 10 50 16 17 कम है, 17 3 20 4 24, मतलब कहने का है ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, है ना 17 17 3 20 4 24। नहीं समझ में आ रहा है ये बात, मैं ये कह रहा था कि इसको चलो जोड़ लो, 9 4 30 20 50 9 59 और 163 63 माइनस क्या करोगे 56 कर दोगे बटे 9 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे इसको निकालोगे ना तो x क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 अपान इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा 7 आएगा, तो 7 एकम 7 है ना, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 2 कैसे आ गया है, 2 कैसे आया है, 9 27 एक 28 बटे 9, और 28 दूना कितना होता है 56 होता है, सही है, और 6 3 18 13 39 और 6 3 18, ओफो हमने यहाँ पे ना एलसीएम क्या लिया है बेटा 18 लिया, 9 नहीं लिया है मैंने, क्या लिया है 18 बनाया है एलसीएम, 6 3 18 3 है तो तभी 6 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से किया 13 39 हो गया, 9 दूनी 18 हुआ, तो यहाँ पे क्या है 18 है, क्या है बेटा 18 है, मुझे ये गलती हो रही थी, 18 बटे 7, इसको भी सही कर देता हूँ, यहाँ पे 7 है, तो 7 दुनाई 14 4 18 2 सही 4 बटे 7, 2 सही 4 बटे 7 है क्या, आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, आगे चलें। चलो, किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है। 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ग्राफ क्या बता रहा है, इधर एज बताई गई है और इधर रोगियों की संख्या बताई गई है, मतलब 30 से 35 वर्ष के आय वाले जो हैं वो इतने रोगी की संख्या है, कितनी 1, 40 35 से 40, ऐसा वो ग्राफ बता रहा है मुझे। तो कह रहा है 55 से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या। पहले तो आप ग्राफ समझ लीजिए, ये जो बता रहा है ना आय वाले रोगी, अगर मैं कह दूं ये क्या बता रहा है कि 55 से 60 वाले जो है ना वो कितने हैं बेटा, आई थिंक 55 से 60 4 के सामने आ रहा है, ये देखो 55 से 60 4 के सामने आ रहा है। तो सवाल में मुझसे यही पूछा कि 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए तो कितनी है 4 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा।
ग्राफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं कह दूं 70 से 75 वाले जो रोगी हैं कितने भर्ती हुए हैं, रोगियों की संख्या कितनी है, तो 70 से 75 वाले, तो आप कहेंगे सर 1 है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा किस आय वर्ग के रोगी की संख्या है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा 40 से 45 वर्ग वाले जो हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। कितनी है? वो 8.5 के आसपास है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 55 वर्ष से अधिक आय के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए, 55 वर्ष से अधिक, तो 50 से 55 वर्ष से अधिक यहाँ पे कितना है? 4, और 4 के बाद क्या है? 3 के बाद 2, फिर 1, 4 3 7 2 9 1 10। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 55 वर्ष से अधिक आय के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए, तो आपने कहा 55 से अधिक 4 इधर हैं, 60 वाले 4, फिर 60 से 65 3, 65 से 70 2, 70 से 75 1। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।